देव हर हर महादेव हर हर महादेव। चैप्टर 15 पृथ्वी पर जीवन। 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 इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से आप अब तक पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल के विषय में जान चुके होंगे। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से अब आप पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल के विषय में जान चुके होंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बायोस्फीयर बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बायोस्फीयर बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बायोस्फीयर बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल है। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी है और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है। अधिकतर जीव स्थलमंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी मिलते हैं। अधिकतर जीव स्थलमंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी मिलते हैं। अधिकतर जीव स्थलमंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी मिलते हैं, वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी से के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने के सहायक होता है। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। बॉक्स बॉक्स पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विश्वोत्तर से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विश्वोत्तर से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विश्वोत्तर से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल से जलमग्न भागों में हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों और जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैव तत्वों की स्वस्थ अंतरक्रिया जारी रहे। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों और जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैव तत्वों की स्वस्थ अंतरक्रिया जारी रहे। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों और जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैव तत्वों की स्वस्थ अंतरक्रिया जारी रहे। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में
में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु, अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर्संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उन्हें परितंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु, अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर्संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु, अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर्संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु, अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर्संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु, अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर्संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटेट, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटेट, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटेट, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटेट, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास कर्म द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास कर्म द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास कर्म द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोजी से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोजी से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकस और लोजी से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकस और लोजी से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोजी से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द का ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोजी शब्द से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोजी से मिलकर बना है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोजी से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लोजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन से है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लोजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन से है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लोजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन से है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लोजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन से है। शाब्दिक अर्थ इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैक्कल, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैक्कल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैक्कल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैक्कल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैक्कल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में
व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। 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 परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, स्थलीय टेरेस्ट्रियल परितंत्र व जलीय एक्वेटिक परितंत्र। परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, स्थलीय टेरेस्ट्रियल परितंत्र और जलीय एक्वेटिक परितंत्र। परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, स्थलीय टेरेस्ट्रियल परितंत्र और जलीय एक्वेटिक परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को पुनः बायो में विभक्त किया जा सकता है। स्थलीय परितंत्र को पुनः बायो में विभक्त किया जा सकता है। स्थलीय परितंत्र को पुनः वायु में विभक्त किया जा सकता है। वायु में पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वायु में पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वायु में पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न वायुओं की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न वायुओं की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न वायुओं की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र है। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र है। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र है। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र है। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल परितंत्र में बांटा जाता है। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल परितंत्र में बांटा जाता है। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल परितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति परितंत्र सम्मिलित है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति कोरल रीफ परितंत्र सम्मिलित है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति कोरल रीफ परितंत्र सम्मिलित है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति कोरल रीफ परितंत्र सम्मिलित है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति कोरल रीफ परितंत्र सम्मिलित है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल शामिल है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल, मार्सेस एंड बॉक्स शामिल है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल, मार्सेस एंड बॉक्स शामिल है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल, मार्सेस एंड बॉक्स शामिल है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल, मार्सेस एंड बॉक्स शामिल है। परितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना। 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 परितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। परितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। परितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। यह उनके प्राणियों व पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। यह उनके प्राणियों व पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। यह उनके प्राणियों व पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक एबायोटिक फैक्टर कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। अजैविक या भौतिक एबायोटिक फैक्टर कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। अजैविक या भौतिक एबायोटिक फैक्टर कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। अजैविक या भौतिक एबायोटिक फैक्टर कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। जैविक कारकों बायोटिक फैक्टर में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तथा अपघटक शामिल है। जैविक कारकों में बायोटिक फैक्टर में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तथा अपघटक शामिल है। जैविक कारकों में बायोटिक फैक्टर में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तथा अपघटक शामिल है। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, बकरी, चूहे और सभी पौधे पर निर्भर जीव शामिल है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, बकरी, चूहे और सभी पौधे पर निर्भर जीव शामिल है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी टॉप कार्निवोरस के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज व नेवला आदि। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी टॉप कार्निवोरस के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला आदि। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी टॉप कार्निवोरस के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज, नेवला आदि। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर है, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों के अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर है, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर है, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। वायरस नहीं जीवाणु। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। ये अपघटक इन्हें मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ये अपघटक इन्हें मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ये अपघटक इन्हें मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। परितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। परितंत्र के जीवाणु एक खास श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। परितंत्र के जीवाणु एक खास श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है, जो मेढक सांप का भोजन है, और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है, जो मेढक सांप का भोजन है, और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है, जो मेढक सांप का भोजन है, और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य कर्म और इस कर्म से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। यह खाद्य कर्म और इस कर्म से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। यह खाद्य कर्म और इस कर्म से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। यह खाद्य कर्म और इस कर्म से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। यह खाद्य कर्म और इस कर्म से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। उदाहरणतः एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। उदाहरणतः एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। उदाहरणतः एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रजातियों के इस प्रकार से जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। प्रजातियों के
इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों का खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। समानतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन और अपरत खाद्य श्रृंखला डेट्रॉयट फूड चेन। समानतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन और अपरत खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन। समानतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन और अपरत खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन। समानतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन और अपरत खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। अपरत खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। अपरत खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सम्मिलित है। अपरत खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। अपरत खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम। बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम। बायोम के प्रकार, बायोम के प्रकार, बायोम के प्रकार। पिछले अध्ययन से आप जान गए कि बायोम का अर्थ क्या है। पिछले अध्ययन से आप जान गए कि बायोम का अर्थ क्या है। आओ अब हम संसार के कुछ प्रमुख बायोम को पहचानें और उन्हें रेखांकित करें। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। इनकी विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन सारणी 15.1 में किया गया है। इनकी विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन सारणी 15.1 में वर्णित है। सारणी 15.1 संसार के बायोम। 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 पहला, वन बायोम। बायोम वन, उपप्रकार, प्रदेश, जलवायु संबंधी विशेषताएं, मृदा, वनस्पति व प्राणी जात। बायोम, उपप्रकार, प्रदेश, जलवायु संबंधी विशेषताएं, मृदा, वनस्पति व प्राणी जात। बायोम, उपप्रकार, प्रदेश, जलवायु संबंधी विशेषताएं, मृदा, वनस्पति व प्राणी जात। बायोम, उपप्रकार, प्रदेश, जलवायु संबंधी विशेषताएं, मृदा, वनस्पति व प्राणी जात। बायोम, उपप्रकार, प्रदेश, जलवायु संबंधी विशेषताएं, मृदा, वनस्पति जात व प्राणी जात। वन, फॉरेस्ट। वन, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखीय वन। भूमध्य रेखीय वन बायोम में भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय वन, 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 भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण। मृदा, अम्लीय पोषक तत्वों की कमी, मृदा 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 अम्लीय पोषक तत्वों की कमी। वनस्पति जात व प्राणी जात, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। वनस्पति जात व प्राणी जात, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। वनस्पति जात व प्राणी जात, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण। अम्लीय पोषक तत्वों की कमी वाली मृदा, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण। मृदा अम्लीय पोषक तत्वों की कमी, असंख्य वृक्षों के झुंड व लंबे घने वृक्ष।
भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण, मृदा अम्लीय, पोषक तत्वों की कमी, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक समान वितरण, मृदा अम्लीय, पोषक तत्वों की कमी, वनस्पति जात, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग समान वितरण, मृदा अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने वृक्ष। दूसरा पर्णपाती, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। प्रदेश 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, पर्णपाती वन 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, पर्णपाती वन 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, पर्णपाती वन 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, पर्णपाती वन। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 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 तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। पोषक तत्वों में धनी, पोषक तत्वों में धनी, पोषक तत्वों में धनी, मृदा पोषक तत्वों में धनी, मृदा पोषक तत्वों में धनी। वनस्पति व प्राणीजात, कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगों, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगों, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्राणी जातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगों, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़ व पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। पर्णपाती, पर्णपाती वन 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, मृदा पोषक तत्वों में धनी, कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगों, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। पर्णपाती वन, प्रदेश 10 से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, पोषक तत्वों में धनी, कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगों, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। पर्णपाती वन 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, पोषक तत्वों में धनी, मृदा, कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगों व चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। पर्णपाती वन 10 से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, मृदा पोषक तत्वों में धनी, कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। पर्णपाती वन 10 से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, पोषक तत्वों में धनी, मृदा, कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाना, दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना। शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन बायोम। प्रदेश 10 पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्य यूरोप। प्रदेश शीतोष्णकटिबंधीय वन, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य यूरोप। शीतोष्णकटिबंधीय वन, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य यूरोप। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य यूरोप। पूर्वी उत्तर अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य यूरोप। तापमान शीतोष्णकटिबंधीय वन, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर, वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर, वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर, वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर। स्पष्ट ऋतुएं तथा असाधारण शीत, अस्पष्ट 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 ऋतुएं तथा असाधारण शीत। मृदा अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, 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 मृदा अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी। मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत। वन वनस्पति व प्राणी जात शीतोष्ण मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर। मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व
कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर वनस्पति व प्राणी जात। मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पौधों की प्रजातियों में कम विविधता 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 ओक बीच मेपल आदि सामान्य प्रजातियां 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 गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका उत्तर पूर्वी एशिया पश्चिम व मध्य यूरोप तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर स्पष्ट ऋतुओं तथा असाधारण शीत मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर वनस्पति जात एवं प्राणी जात। मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पौधों की प्रजातियों में कम विविधता ओक बीच मेपल आदि सामान्य प्रजातियां गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका उत्तर पूर्वी एशिया पश्चिम व मध्य यूरोप तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर स्पष्ट ऋतुओं तथा असाधारण शीत मृदा उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पौधों की प्रजातियों में कम विविधता ओक बीच मेपल आदि सामान्य प्रजातियां गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका उत्तर पूर्वी एशिया पश्चिमी व मध्य यूरोप तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर स्पष्ट ऋतुएं तथा असाधारण शीत उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पौधे की प्रजातियों में कम विविधता ओक बीच मेपल आदि समान प्रजातियां गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका उत्तर पूर्वी एशिया व पश्चिम व मध्य यूरोप तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर स्पष्ट ऋतुएं तथा असाधारण शीत उपजाऊ अवघटक जीवों कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पौधों की प्रजातियों में कम विविधता ओक बीच मेपल आदि समान प्रजातियां गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय पूर्वी उत्तरी अमेरिका उत्तर पूर्वी एशिया पश्चिम व मध्य यूरोप तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर स्पष्ट ऋतुओं तथा असाधारण शीत उपजाऊ अवघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर घने मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पौधों की प्रजातियों में कम विविधता ओक बीच मेपल आदि समान प्रजातियां गिलहरी खरगोश पक्षी काले भालू पहाड़ी शेर व स्कंक आदि। बेरियल बेरियल वन बायोम 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 यूरेशिया व उच्चतर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग साइबेरिया का कुछ भाग अलास्का कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग साइबेरिया का कुछ भाग अलास्का कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग साइबेरिया के कुछ भाग अलास्का कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग साइबेरिया का कुछ भाग अलास्का कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग साइबेरिया का कुछ भाग अलास्का कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश। बेरियल वन बायोम जलवायु संबंधी विशेषताएं छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। वर्षा मुख्य रूप से हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। वर्षा मुख्य रूप से हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। सदाबहार कोंधारी वन जैसे पाइन फार स्प्रूस आदि। सदाबहार कोंधारी वन जैसे पाइन फार स्प्रूस आदि। सदाबहार कोंधारी वन जैसे पाइन फार व स्प्रूस आदि। सदाबहार कोंधारी वन जैसे पाइन फर व स्प्रूस आदि। सदाबहार कोंधारी वन जैसे पाइन फर व स्प्रूस आदि। कटफोड़ा चील भालू हिरन खरगोश भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। कटफोड़ा चील भालू हिरन खरगोश भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। कटफोड़ा चील भालू हिरन खरगोश भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। कटफोड़ा चील भालू हिरन खरगोश भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। कटफोड़ा चील भालू हिरन खरगोश भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। बेरियल वन बायोम बेरियल वन बायोम
प्रदेश यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। सदाबहार कोनदारी वन जैसे पाइन, फार व स्प्रूस आदि। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरन, खरगोश, भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। सदाबहार कोनधारी वन जैसे पाइन, फर व स्प्रूस आदि। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरन, खरगोश, भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। सदाबहार वन पाइन, फर व स्प्रूस आदि। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरन, खरगोश, भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत। सदाबहार कोनधारी वन जैसे पाइन, फर व स्प्रूस आदि। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरन, खरगोश, भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मृदा, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत। सदाबहार कोनधारी वन जैसे पाइन, फर व स्प्रूस आदि। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरन, खरगोश, भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। बेरियल वन बायोम यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेवियन देश, छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी अपेक्षाकृत पतली परत। सदाबहार कोनधारी वन जैसे पाइन, फर व स्प्रूस आदि। कठफोड़ा, चील, भालू, हिरन, खरगोश, भेड़िए व चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी। मरुस्थलीय वन बायोम मरुस्थलीय वन बायोम मरुस्थलीय वन बायोम मरुस्थलीय बायोम गर्म व उष्ण मरुस्थल, गर्म व उष्ण मरुस्थल, गर्म व उष्ण मरुस्थल, गर्म व उष्ण मरुस्थल, गर्म व उष्ण मरुस्थल। सहारा कलिहारी मरुस्थली रूप एल खाली। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप ए खाली। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप ए खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। गर्म व उष्ण मरुस्थल सहारा कलहारी मरुस्थली रूप एल खाली। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 से 38 डिग्री सेल्सियस। अर्ध शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र एटाकोमा 21 से 38 डिग्री सेल्सियस। तटीय मरुस्थल, तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश
15 से 35 डिग्री सेल्सियस तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तटीय मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश 15 से 35 डिग्री सेल्सियस शीत मरुस्थल 2 से 25 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 डिग्री सेल्सियस। वर्षा वर्षा ए से डी वर्षा सभी में जितना मरुस्थल में वर्षा 50 मिलीमीटर से कम 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 वर्षा 50 मिलीमीटर से कम। मृदा मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना मरुस्थलीय मृदा पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना। मरुस्थलीय वनस्पति जात व प्राणी जात 1 से 3 गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल और तटीय मरुस्थल। न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तटीय मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तटीय मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तथा तटीय मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तटीय मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तटीय मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तटीय मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। गर्म व उष्ण मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल तटीय मरुस्थल शीत मरुस्थल में न्यून वनस्पति कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे रेंगने वाले जीवधारी व पक्षी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाले गिलहरी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। शीत मरुस्थल खरगोश चूहे हिरन व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी। घास भूमि 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 घास भूमि। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। शीतोष्णकटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका। जलवायु संबंधी विशेषताएं। घास भूमि जलवायु संबंधी विशेषताएं। गर्म उष्ण जलवायु वर्षा 500 से 1250 मिलीमीटर। उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर। अच्छा। उष्णकटिबंधीय घास भूमि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। गर्म उष्ण जलवायु वर्षा 500 से 1250। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण भारत व अमेरिका। गर्म उष्ण जलवायु वर्षा 500 से 1250 मिलीमीटर। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका व भारत। गर्म उष्ण जलवायु वर्षा 500 से 1250 मिलीमीटर। उष्णकटिबंधीय
अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका व भारत। गर्म उष्ण जलवायु, वर्षा 500 से 1250 मिलीमीटर। 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 शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तर अमेरिका उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर। शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तर अमेरिका उष्ण ग्रीष्म शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर। शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग व उत्तर अमेरिका उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर। उष्ण शीत ग्रीष्म व शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर। उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर। घास भूमि बायोम, संरंध्रित संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि बायोम, संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि में संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। संरंध्रित घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। संरंध्रित घास भूमि संरंध्रित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत। जलीय बायोम, जलीय बायोम, जलीय बायोम, जलीय बायोम, जलीय बायोम। ताज़ा जल के जल, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। ताज़ा जल के जल, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। ताज़ा जल के झीलें, नदियाँ व सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। ताज़ा जल, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। ताज़ा जल, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। ताज़ा जल, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। ताज़ा जल, झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। तापमान, जलवायु संबंधी विशेषताएं। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। जल, मृदा, दलदल। जल का मृदा, दलदल, मृदा, दलदल, मृदा, दलदल, मृदा, दलदल। जल का मृदा, दलदल। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाले जंतु व प्राणी। वनस्पति जात व प्राणी जात। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाली जंतु व प्राणी। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाली जंतु व प्राणी। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाली जंतु व प्राणी। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाली जंतु व प्राणी। ताज़ा जल के झीलें, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्र भूमि। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 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 जल, दलदल। जल, समुद्री दलदल, समुद्री दलदल। शैवाल व अन्य जलीय समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाले जंतु व प्राणी। समुद्री जल बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। समुद्री जल के बायोम, महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वारनदमुख। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक। जल, दलदल। जल, समुद्री दलदल। जल, दलदल। जल, समुद्री दलदल। जल, दलदल। जल, समुद्री दलदल। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय, साथ ही पानी में रहने वाले जंतु व प्राणी। शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाली जंतु प्राणी। पर्वतीय बायोम, पर्वतीय बायोम, पर्वतीय बायोम, पर्वतीय बायोम, पर्वतीय बायोम। ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत। प्रदेश, ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत। ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत। ऊंची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत। तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित। तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित। तापमान एवं वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित। तापमान एवं वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित। तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित। ढाल, मृदा, ढाल रेगोलिथ से ढके हुए। 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 वनस्पति जात व प्राणी जात, पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। वनस्पति जात व प्राणी जात, पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता।
पर्वतीय बायोम ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत क्षेत्र, तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित ढाल, रेगोलिथ से ढके हुए पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्वतीय बायोम ऊंची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत, तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित ढाल, रेगोलिथ से ढके हुए पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्वतीय ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत क्षेत्र, तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित ढाल, रेगोलिथ से ढके हुए पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्वतीय ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत, तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित ढाल, रेगोलिथ से ढके हुए पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। पर्वतीय ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत क्षेत्र, तापमान व वर्षा में भिन्नता, अक्षांशों पर आधारित ढाल, रेगोलिथ से ढके हुए मृदा ढाल, रेगोलिथ से ढके हुए पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता। जैव भू रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल, 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 जैव भू रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम में आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। इसके आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीव जीवों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीव जीवों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीव जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों में जीवित है। जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विविधता प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ सामयिक अर्थात वर्ष में 12 महीने में भी भिन्न वर्ष के 12 महीने में भी भिन्न है। इसकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी है। यह इसकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ सामयिक भी है अर्थात वर्ष के 12 महीनों में भी भिन्न है। यह इसकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ सामयिक भी है अर्थात वर्ष के 12 महीनों में भी भिन्न है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों में से होने वाले चक्रीय प्रवाह द्वारा बना रहता है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में
विघटन से पुनः आरंभ होता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल कहे जाते हैं। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल कहे जाते हैं। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल कहे जाते हैं। बायो का अर्थ है जीव तथा जियो का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों, मिट्टी व वायु व जल से है। बायो का अर्थ है जीव तथा जियो का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों, मिट्टी, वायु व जल से। बायो का अर्थ है जीव तथा जियो का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों, मिट्टी, वायु व जल से है। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं, एक गैसीय साइकिल और दूसरा तलछटी सेडिमेंट्री साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं, एक गैसीय साइकिल और दूसरा तलछटी सेडिमेंट्री साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं, एक गैसीय साइकिल और दूसरा तलछटी सेडिमेंट्री साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं, एक गैसीय साइकिल और दूसरा तलछटी सेडिमेंट्री साइकिल। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार अवलिक स्रोत वायुमंडल व महासागर है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार अवलिक स्रोत वायुमंडल व महासागर है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार अवलिक स्रोत वायुमंडल व महासागर है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार अवलिक स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार में पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। जल चक्र द वाटर साइकिल। जल चक्र द वाटर साइकिल। जल चक्र द वाटर साइकिल। जल चक्र। जल चक्र सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। कार्बन चक्र। कार्बन चक्र। कार्बन चक्र। कार्बन चक्र। कार्बन चक्र सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। 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 यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीव विद्यमान है। जैव मंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिकों जैसा स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिक जैसा स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। यह इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्ते व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं या तो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं।
शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्मजीव अपघटन करते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्मजीव अपघटन करते हैं। इसमें शेष कार्बोहाइड्रेट का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्मजीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। चित्र 15.2 कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सहपरिणाम बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सहपरिणाम बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सहपरिणाम बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है जिसमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है जिसमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है जिसमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिज व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिजों व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिज व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक, पिगमेंट आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक, पिगमेंट आदि में एक महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक, पिगमेंट आदि में एक महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशेष प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। समांतर नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। समांतर नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। समांतर नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। समांतर नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ों व रंध्र वाली मृदा है जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है।
वायुमंडल में भी बिजली चमकने, लाइटनिंग व अंतरिक्ष विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने, लाइटनिंग व अंतरिक्ष विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगीकरण करते हैं। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगीकरण करते हैं। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगीकरण करते हैं। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगीकरण करते हैं। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधे में इसका स्वांगीकरण नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधे में इसका स्वांगीकरण नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधे में इसका स्वांगीकरण नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इनका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधे व जानवरों के नाइट्रोजन अपशिष्ट एक्सर्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। फिर मृत पौधे व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। फिर मृत पौधे व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। फिर मृत पौधे व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, वह पुनः हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, वह पुनः हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, वह पुनः हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, वह पुनः हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, वह पुनः हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट। अन्य खनिज चक्र अदर मिनरल साइकिल्स। अन्य खनिज चक्र अदर मिनरल साइकिल्स। अन्य खनिज चक्र अदर मिनरल साइकिल्स। अन्य खनिज चक्र अदर मिनरल साइकिल। अन्य खनिज चक्र जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधे व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधे व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधे व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप से मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप से मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री झील में पाए जाते हैं। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए जाते हैं। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपट्टी और फिर बाद में समुद्र तक पहुँच जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुँच जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों में से ही अपने खनिजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपने खनिजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधे व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधे व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधे व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं।
जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय के पारस्परिक गतिक समयता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में पारस्परिक गतिक समयता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में पारस्परिक गतिक समयता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे। क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण नेचुरल सक्सेशन के द्वारा ही होता है। क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण नेचुरल सक्सेशन द्वारा ही होता है। क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण नेचुरल सक्सेशन के द्वारा ही होता है। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक अस्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक अस्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक अस्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियों अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहाँ शाकाहारी जंतु हिरन, जेबरा व भैंस आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियाँ अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहाँ शाकाहारी जंतु हिरन, जेबरा व भैंस आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है, जिसमें प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहां शाकाहारी जंतु हिरन, जेबरा व भैंस आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ, शेर आदि अधिक नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ, शेर आदि अधिक नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित होती है। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ, शेर आदि अधिक नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। जैसे वनों के प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों का स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों का स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों का स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है, यही सक्सेशन कहलाता है, यही अनुक्रमण सक्सेशन कहलाता है, यही अनुक्रमण सक्सेशन कहलाता है। पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कारक भी है। पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कारक भी है। पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कारक भी है। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंतर्गतवा पूरे परितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंतर्गतवा पूरे परितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी परिस्थिति बहुत प्रभावित होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी परिस्थिति बहुत प्रभावित होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी परिस्थिति बहुत प्रभावित होती है। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया और समान पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया और समान पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और समान पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियों और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियों और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियों और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। विशेष आवास स्थानों में पौधे व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। विशेष आवास स्थानों
में पौधे व प्राणी समुदाय में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदाय में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र के संरक्षण व बचाव के प्रमुख आधार है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र के संरक्षण व बचाव के प्रमुख आधार है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र के संरक्षण व बचाव का प्रमुख आधार है। हर हर महादेव।